सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री विषय पर है। आप लोगों का जो परीक्षा होगा उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि पुनः जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि पुनः जागरण का प्रमुख प्रभाव, ये नए नगरों तथा वर्गों का विकास, एक नंबर। दूसरा नंबर अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश। तीसरा नंबर नवीन स्थानों की खोज। चौथा नंबर पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। तो इस प्रकार इसका जो मुख्य प्रभाव है इस प्रकार आप लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्या है। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के मुख्य कारण, वो पहला कारण यह हो गया कि 1911 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। ठीक है, चीन की जो मुख्य क्रांति का जो मेन कारण था वह उसका जो बढ़ता हुआ जो जनसंख्या है उस देश में, चीन देश में, उसका वही मुख्य कारण था। उसके बाद कहा जा रहा कि सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय जिस प्रकार उसका जनसंख्या वृद्धि हो रहा था चीन में, जिसका भोजन को लेकर चीनी सरकार बहुत क्या थे, उनका इंतजाम करने में भी असमर्थ थे। उसके बाद कह रहा है कि देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। मतलब चीन में जितना खाद्य पदार्थ उपज होता था उससे अधिक मात्रा में खाने वाले की संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट कारण जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि 1910 से 1911 ईस्वी की भयंकर बाढ़ के कारण लाखों लोगों की जान गई। ठीक है, 1910 से 1911 के बीच में बाढ़ से लाखों लोगों के जान गए। देश में भूखमरी फैल गई। चीन में क्या हुआ था, उस समय भूखमरी फैल गई थी। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी। इससे निजात पाने के लिए सरकार जब विफल हो गए तो उसके परिणाम लोगों में क्या आक्रोश बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप लोगों में विद्रोह शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मंचू राजवंश की दुर्बलता, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी, इस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, चर्च द्वारा जारी किए दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके। ठीक है, मतलब उसका नाम था कि पाप स्वीकारोक्ति। ठीक है, जिससे मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि जिससे सभी पापों का निदान होता था, उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 4 नंबर में कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता का इराक में विकसित हुए। कहाँ पर हुआ था, विकसित हुआ।
जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुआ। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक के सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। उसके बाद कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यता में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार है कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी, ठीक है, में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। कुछ तो कारण था, वो कारण क्या था उसको जानते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिए हैं देख सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों, ठीक है, इसमें दिया है आपका कि निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। वह कारण इस प्रकार है, देख सकते हैं। एक नंबर में, अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। एक नंबर कारण हो गया। दूसरा नंबर कारण हो गया, विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे। दूसरा नंबर कारण हो गया। तीसरा नंबर कारण हो गया, उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्रा के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो कारण था वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। वो ये आपका 3 कारण था। क्या? जो स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा दूसरे अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया, यही कारण था स्पेन और पुर्तगाल का। कि नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है 6 नंबर में, वह इस प्रकार है आपका, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ क्या क्या है। तो देखिए इसका आंसर, नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ निम्नलिखित है। ठीक है, क्या क्या है तो वह इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। नहरों के सापेक्ष लाभ, देखिए नहर के क्या लाभ होते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर 1 नंबर में जो दिया है आपका, देख सकते हैं कि नहरों द्वारा पानी से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। ठीक है, नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। तीसरा कारण, बड़े बड़े नहरों और बड़े बड़े नगरों, और यहाँ पर दिया है बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ क्या है, देखिए यहाँ पर जो दिया है कि रेलवे परिवहन से पूर्वी यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। जब रेलवे परिवहन शुरू हुआ तो जो लोग समुद्री मार्ग से, नहर के मार्ग से यात्रा करते थे, उन लोगों को बहुत ही क्या होता था, दिक्कत होता था। उस कठिनाइयों से, उन परेशानियों से उनको रेलवे मार्ग से परिवहन करने से उसका वह क्या हुआ, परेशानी से छुटकारा मिल गया। उसके बाद रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है
जिससे लोगों को यात्रा करना आराम हो गया। रेल जो है सबसे सस्ता और आरामदायक क्या है, यातायात करने का साधन है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। इसका आप आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, जिनसे जापान में तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास और बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत कर दिया और मेजी काल को अध्याय आरंभ कर दिया। ठीक है, क्या किया कि ये जो आपका दिया है आंसर इस प्रकार कि मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक कार्यक्रम था। ठीक है, जिसके चलते जापान में राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या हुआ, उसमें बदलाव आए जिनसे जापान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, वह क्या बहुत ही विकास के और किसके और इसके बदलाव के कारण जापान में तेजी से आर्थिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ और सैन्य विकास भी हुआ, बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल का आरंभ किया। इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 8 नंबर में कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पुनर्जागरण का इसका शाब्दिक अर्थ है कि फिर से जागना। पुनर्जागना मतलब होता है क्या कि फिर से जागना। ठीक है, ये एक फ्रेंच भाषा है और इसका अर्थ होता है फिर से जागना। तो 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं पुनर्जागरण। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक प्रगति या आंदोलन, युद्ध हुआ उन्हें ही क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। जिस प्रकार आप इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। ठीक है, कोपरनिकस क्रांति क्या थी। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, उसका मानना था। लेकिन इस कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय पिंड घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह क्या है, चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है और कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी उसका विरोध करेंगे। ठीक है, उसका ये मानना था
कि वह निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज पर परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी जो है उसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार आप उसका आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं, कौन सा नई कह रहा है कि कौन सा नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाने वाली खाद्य वस्तु निम्नलिखित थी। क्या था देखिए नीचे दिया हुआ है। एक था क्या आलू, दूसरा था क्या तंबाकू, तीसरा था क्या गन्ना, सेब बनी चीनी, और उसके बाद क्या रबड़, लाल मिर्च, और उसके बाद इमारती लकड़ी, कोको, और चॉकलेट बनाने के लिए कोकाओ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ जो था अमेरिका द्वारा दूसरे देशों को दिया जाता था, बेचा जाता था। ठीक है, खाद्य पदार्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर 11 नंबर में, मध्य और दक्षिण अमेरिकी की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि दक्षिण अमेरिका की संस्कृति विधि सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इसमें उन लोगों की मूल संस्कृतियाँ शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाल और फ्रेंच द्वारा लाई गई है। ठीक है, लाई गई है। यूरोप की सांस्कृतिक कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोप महाद्वीप से उत्पन्न हुई है, उनका यह मानना था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सांस्कृतिक विशेषता विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसी माध्यम से है। ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसे माध्यम से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है। किसी भी उद्योग का जो आधार है वो कच्चा माल होता है। यह कारखानों को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाता है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का जो विकास है वह तेजी से होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक ही क्षेत्र से कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का विकास जो है तेजी से होता है। ये ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र तथा एक ही पट्टी में उत्पन्न कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ उपलब्ध था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा 12 नंबर का, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में क्या कह रहा है 12 नंबर में कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।